मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। जैसा कि मैंने कहा था कि क्लासें जो होने वाली है वक्रोक्ति सिद्धांत की, धीरे धीरे करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगा। तो आज की जो क्लास है वो वक्रोक्ति सिद्धांत की है, ठीक है ना। वक्रोक्ति सिद्धांत से संबंधित अगर आपने पहले की क्लासें नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें। एक क्लास जो है वो चार्ट वाली क्लास है। एक ही चार्ट में मैंने पूरे वक्रोक्ति सिद्धांत को, जिसे 10 पृष्ठ में भी पूरा नहीं किया जा सकता, उसे मैंने एक चार्ट में एक ही पृष्ठ में पूरा करवाने का प्रयास किया है। और उससे क्या रहेगा कि आपके सामने एक चित्र बन जाएगा कि जो वक्रोक्ति सिद्धांत है उसके कितने भेद हैं और भेदों के भी कितने उपभेद हैं और उनका किसके साथ कैसा समन्वय है। ये पूरी बात जो है वहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके अलावा मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करवाए हैं 35, उनमें भी मैंने उन भेदों के बारे में व्याख्या सहित बताने का प्रयास किया है। और आज जो है जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के जो है मैं महत्वपूर्ण तथ्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। डायरेक्ट सीधे जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं या अवधारणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं या संगत असंगत जो पूछे जाते हैं, वहाँ से ये जो तथ्यात्मक जानकारी मैं निकाल कर लाया हूँ। छोटी सी क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत की, थोड़ा सा समरी, ठीक है ना। बात करते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत की। तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है वो 5 नंबर का संप्रदाय था, ठीक है ना। वक्रोक्ति सिद्धांत या वक्रोक्ति संप्रदाय जो था वो 5 नंबर पर आता है। इसके प्रवर्तक जो थे वो कुंतक थे। कुंतक किस सदी के थे? 10वीं सदी के थे। किस सदी के थे? 10वीं सदी के थे। कश्मीर के रहने वाले थे, प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुयायी थे, शैव थे। और उनका जो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ है उसमें 4 उन्मेष है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले कई बार होते हैं बच्चे कहते हैं सर लिख दिया करो, बोला वो याद नहीं रहता, हम स्क्रीनशॉट मार लें। तो लिख मैं उस कल पहली क्लास में मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। तो बार बार एक ही चीज़ करवाने का मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जो बच्चे मेरी लगातार क्लास से देख रहे हैं। वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम जो ग्रंथ है उसे 4 उन्मेष में अर्थात भागों में बांटा गया है। और ये अपूर्ण है, मतलब चौथा भाग जो है वो अपूर्ण है, ठीक है। अब लिखना कितना, कुछ उसको अपूर्ण कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं चौथा भाग अपूर्ण होता है, ठीक है। ये बातें हैं। और 4 उन्मेष जो है उसका जो पहला उन्मेष है उसमें सबसे पहले जो पद आया है वो शिव की आराधना का पद है। पहला ही पद जो है वो शिव की आराधना का पद है। मंगलाचरण जिसे बोलते हैं, मंगलाचरण रखा गया है वक्रोक्ति जीवितम में। और सबसे पहले किसकी मंगल आरती की गई है? शिव की गई है। ये हमें ध्यान रखना है। वक्रोक्ति जो संप्रदाय है इससे पहले 4 संप्रदाय और थे। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, ठीक है ना। 5वां संप्रदाय वक्रोक्ति संप्रदाय था। जब वक्रोक्ति संप्रदाय आया था तो ध्वनि संप्रदाय जो वो है प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। हम इसकी बात करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय की। तो वक्रोक्ति जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले कुंतक ने नहीं किया था। इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहले कुंतक ने नहीं किया था, इसका प्रयोग सबसे पहले भामह ने किया था। किसने किया था? भामह ने। 6वीं शती में भामह ने किया था। और उन्होंने इसे अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हुए सब अलंकारों की जननी कहा था वक्रोक्ति को। वक्रोक्ति का नाम आते ही, पहले ही बता चुका हूं कि वक्रोक्ति का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि वक्रोक्ति अलंकार। तो यहां भामह के लिए या दंडी के लिए या फिर कुंतक के लिए वक्रोक्ति अलंकार नहीं था, वक्रोक्ति था वक्र उक्ति अर्थात टेढ़ी उक्ति। टेढ़ी उक्ति से तात्पर्य विचित्र उक्ति, ठीक है। जो अलग तरीके से कहने का, जिसमें एक अलग ढंग हो, एक अलग तरीका हो, एक शैली हो। मतलब कोई बात साधारण तरीके से अगर कह दी जाए, कहने का मतलब बात तो मैं भी अब कह रहा हूं, इसको लिखा भी जा सकता है, मैं बोल भी रहा हूं, तो यह काव्य तो नहीं हो सकता ना, ये काव्य तो नहीं हो सकता ना। काव्य के लिए तो अलग से लिखने की एक अलग शैली रहती है। तो जो वो अलग तरीका है, जो ढंग है, ठीक है ना। अलग अलग का मतलब टेढ़ा तरीका, सीधा तरीका तो ये जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन कविता कहने का तरीका थोड़ा टेढ़ा होता है। तो वो जो उक्ति होती है, वो जो कथन होता है टेढ़ा, उसी को वक्रोक्ति का है। तो कहने से तात्पर्य जो कुछ भी काव्य में लिखा जाता है वो वक्रोक्ति है, क्योंकि काव्य सिर्फ टेढ़ा ही लिखा जाता है, सीधा नहीं लिखा जाता। सीधा से तात्पर्य यह है कि सीधे तरीके से बात, जैसे हम बात कर रहे हैं इस तरह से नहीं, उसका कोई तरीका होता है, उसी तरीके से बोले। कोई तरीका मतलब अलग अलग तरीके रहते हैं, बहुत से तरीके हम जानते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके से इस तरह वक्रोक्ति के तात्पर्य हमें ये नहीं मानेंगे कि ये कोई अलंकार है, हम यही मानेंगे कि वक्रोक्ति मतलब हर वो उक्ति काव्य की जो अलग तरीके से कही गई है
और काव्य की सभी उक्ति जो है अलग तरीके से इकाई जाती है। तो सभी अलंकारों का मूल भामह ने माना था, ठीक है। तो वक्रोक्ति को इस तरह से लेना, लेकिन वर्तमान में इसको केवल अलंकार मान लिया गया है, इसलिए हम इसे केवल अलंकार ही मानते हैं। अब किसने क्या माना, इसकी प्रक्रिया कहां से चली, वो भी थोड़ी सी मैं सारांश में बता दूं कि सबसे पहले भामह थे। भामह ने वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल माना था। उसके बाद दंडी आते हैं 7वीं शती में, तो दंडी है, उन्होंने भी इसे सब अलंकारों की जननी माना था। यहां तक जो है वक्रोक्ति का जो मतलब अर्थ ग्रहण किया था वो व्यापक स्तर पर ग्रहण किया गया था, बड़े स्तर पर। लेकिन इसके बाद संकीर्ण स्तर पर आ गए थे। 6वीं शताब्दी में भामह ने व्यापक स्तर पर, 7वीं शताब्दी में दंडी ने भी व्यापक स्तर पर, और 8वीं शताब्दी में वामन ने वक्रोक्ति को केवल विशिष्ट अलंकार मान लिया था। 8वीं शताब्दी में वामन ने वक्रोक्ति को केवल विशिष्ट अलंकार मान लिया था, और 9वीं शताब्दी में रुद्रट ने उसे केवल शब्दालंकार तक सीमित करते हुए उसके 2 भेद किए थे, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, जो आजकल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 बंदों ने व्यापक अर्थ लिया, 2 बंदों ने संकीर्ण लिया। अब संकीर्ण का मतलब है कि उसकी प्रतिष्ठा जो है वो समाप्त हो चुकी थी, किसकी, वक्रोक्ति की। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि वक्रोक्ति को पुनः प्रतिष्ठा दिलाने वाले कौन थे, तो वो आनंदवर्धन थे, ठीक है ना। और काव्य की आत्मा बनाने वाले कौन थे, वो कुंतक थे। तो पुनः प्रतिष्ठा, फिर आनंदवर्धन आते हैं, उन्होंने उसे पुनः प्रतिष्ठा दिलाई थी वक्रोक्ति को, ठीक है। उन्होंने शेषा नाम से इस तरह से एक पद शुरू होता है, उसके उस भामह का वो पद है, उसको लेते हुए उन्होंने किस तरह से बताया कि सभी अलंकारों की जननी क्या है, वक्रोक्ति ही है, ऐसी बात चलती है। और उसके बाद कुंतक आए और उन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध किया, ठीक है ना, और एक अलग सिद्धांत बनाया जिसमें सभी चीजें आ जाती है। इससे पहले के सभी संप्रदाय, सभी सिद्धांत उसमें समाहित हो गए थे। इससे पहले के सभी संप्रदाय और सभी जो क्या बोलते हैं उसको, सिद्धांत जो थे, वो उसने उसमें समाहित करके वक्रोक्ति सिद्धांत को बड़े व्यापक स्तर पर हमारे सामने रखा। अब किस प्रकार रखा कि उन्होंने वक्रोक्ति के 6 भेद किए, वक्रोक्ति के 6 भेद किए थे वक्रोक्ति सिद्धांत के, किसने, कुंतक ने। कुंतक ने जो 6 भेद किए थे, उन 6 भेदों में पहले के जो संप्रदाय थे वो कैसे आए, जैसे हम बात करते हैं वर्ण विन्यास वक्रता की, एक भेद था वर्ण विन्यास वक्रता, उसमें रीति संप्रदाय आ गया था। सबसे पहले पुराना कौन सा था, पुराना था रस संप्रदाय। तो जो प्रबंध वक्रता है, वक्रोक्ति सिद्धांत का एक भेद है प्रबंध वक्रता, उसमें रस आ जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांत का एक भेद है पद पूर्वाध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, उसमें अलंकार से संबंधित अलंकार संप्रदाय आ जाता है दोनों में। एक में शब्दालंकार, ठीक है ना, 2 में शब्दालंकार, पद पूर्वाध वक्रता, पद परार्ध वक्रता में शब्दालंकार, और वाक्य वक्रता में अर्थालंकार, ठीक है, अलंकार संप्रदाय आ गया। उसके बाद आता है रीति संप्रदाय। तो वर्ण विन्यास वक्रता जो उसका भाग था, उसके अंदर रीति संप्रदाय आ जाता है, रीति से संबंधित। अब रहता है ध्वनि संप्रदाय, इसके बाद ध्वनि संप्रदाय, तो जो प्रकरण वक्रता है उसके अंदर ध्वनि आ जाती है। इस तरह से पहले के सभी संप्रदायों को उसने अपने संप्रदाय में, अपने सिद्धांत में समाहित कर लिया था। कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने थे, कौन कौन से, सबसे पहले वर्ण आता है, इसलिए वर्ण विन्यास वक्रता। 2 नंबर पर क्या आता है, वर्णों से क्या बनता है, पद बनता है। शब्द मत आया हुआ प्रश्न, उसमें पूछा हुआ कि शब्द, शब्दार्थ, शब्द विचित्रीय वक्रता, ठीक है ना, तो शब्द नहीं पद ही मानना है। पद पूर्वाध वक्रता और पद परार्ध वक्रता 3। फिर वाक्य वक्रता, पदों से क्या बनता है, वाक्य, तो वाक्य वक्रता। वाक्य से क्या बनता है, प्रकरण, तो प्रकरण वक्रता। और प्रकरणों से क्या बनता है, प्रबंध, तो प्रबंध वक्रता। ये याद रखना आपने, आसानी से याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वाध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, उसके बाद में आएगा वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ठीक है। अब इनमें क्या है, जब वर्ण विन्यास वक्रता आएगी तो उसमें रीति आएगी, अनुप्रास आएगा और यमक आएगा। अनुप्रास आएगा, यमक आएगा और रीति आएगी, ठीक है ना। वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण से कुंतक का तात्पर्य व्यंजन से था, वर्ण से कुंतक का तात्पर्य व्यंजन से था, न कि स्वर से था, ठीक है, याद रख लेना ये चीजें। दूसरा आता है पद पूर्वाध वक्रता, इसमें पद पूर्वाध वक्रता, और फिर आता है पद पूर्वाध वक्रता क्या है, शब्द अलंकार के रूप में। पद परार्ध वक्रता भी शब्द अलंकार है और प्रत्यय भी है इसमें, ठीक है ना। और उसके बाद आता है वाक्य वक्रता, वाक्य वक्रता में अर्थ अलंकार। उसके बाद आता है प्रकरण वक्रता, इसके अंदर ध्वनि।
और प्रबंध वक्रता के अंदर रस आ जाता है। ये इसके मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। वक्रोक्ति, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो बहुत सी किताबों से मैंने छांटी है, निकाली है। पढ़ने के बाद बहुत पढ़ना पड़ता है, फिर जाके ये सब निकलता है, ऐसे नहीं है, ठीक है। आप कोई किताब देख लेना चाहिए, किसी में मिले तो आपको सभी। 10वीं सदी में जब आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत स्थापित हो चुका था, तब उसी समय कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। कोई समस्या नहीं है 10वीं शताब्दी में, क्योंकि आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत कब आ गया था? 9वीं शताब्दी में आ गया था, ठीक है ना। और 10वीं में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत को खड़ा किया। कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत को खड़ा किया था। यह बात आपने याद रखनी है, यह बात आपने अच्छे से याद रखनी है। क्योंकि आनंदवर्धन ने तो क्या किया था? वक्रोक्ति को पुनः प्रतिष्ठा दिलाई थी, और आनंदवर्धन के द्वारा दिलाई हुई प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर ही, ठीक है ना, आनंदवर्धन द्वारा दिलाई हुई प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर ही कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी। लेकिन इसने जो स्थापित किया था वो ध्वनि सिद्धांत के विरोध में था। बस ये है, ये थोड़ा विरोधाभासी है। क्या बात है, पेन नहीं चल रहा, हैंग हो गया क्या? आप लोगों को क्या करना चाहिए? प्रश्न जो पढ़ते हैं ना, प्रश्नों में देखना चाहिए, जो संगत असंगत वाले होते हैं ना, उन्हीं में से प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे 4 प्रश्न संगत असंगत वाले आए हुए हैं, वक्रोक्ति संप्रदाय से संबंधित या ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है या काव्य शास्त्र से संबंधित है, तो उन्हीं चारों में से क्या करते हैं, वो एक एक पंक्ति उठा के, और उनमें जो पंक्तियां होती है वो पंक्तियां हमें मिलती नहीं है, ठीक है ना, पुस्तकों में कम मिलती है, क्योंकि उन पंक्तियों को वो जो भाषा है वो चेंज करके थोड़ा सा उनमें देती है, पंक्तियों में, संगत असंगत वाले में, और उन्हीं पंक्तियों को उठाकर वो फिर दे देते हैं। तो थोड़ी सी भाषा के फेरबदल से, क्योंकि इनमें अंतर बहुत कम है, ये जो तथ्य मतलब स्थापित करना चाहते हैं उसमें अंतर बहुत कम होता है कुछ बातों में, ठीक है ना, लेकिन वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते ही हम क्या थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उनको क्या है कि जो विशेषताएं होती है, मैं बताता रहता हूँ कि जैसे वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में आपने कोई प्रश्न पढ़ा है, उस प्रश्न में आपने देखा कि संगत असंगत दे रखा है, अब एक असंगत है बाकी संगत है, आप संगत वाली विशेषताएं पढ़िए, उसमें आपने संगत वाली विशेषताएं पढ़ी तो आपको लगा कि हाँ ठीक है आपने उत्तर कर दिया, ऐसे नहीं, संगत वाली विशेषताएं पढ़िए, वो देखिए कि वो जो संगत वाली विशेषताएं हैं वो आपके पास आपके वक्रोक्ति संप्रदाय की विशेषताओं में लिखी हुई है या नहीं है। नहीं लिखी हुई तो उनको भी लिख लीजिए, चाहे वो मिलती जुलती है पर लिख लीजिए, क्योंकि भाषा वाला चक्कर जो है वो नहीं पड़ेगा। इतना मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि कोई भी चीज जब पढ़ो ना तो ज्यादा ना विचलित मत रहना। अगर आप अलग अलग जगह से पढ़ोगे ना तो जितनी बार मर्जी पढ़ लेना आपको याद होगा ही नहीं। कोई तथ्य अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी जगह से पढ़ लो, क्योंकि इनका अंत नहीं होता। हम क्या करते हैं,
हमें ऐसा लगता है कि इसमें से पढ़ लिया अब इसमें से पढ़ ले, इसमें से पढ़ लिया अब इसमें से पढ़ ले, इसमें तो इतना दे रखा है, इसमें तो इतना दे रखा है, ये वाली चीज़ तो इसमें दी नहीं हुई, ऐसे न करें। ज़्यादा ही है तो जब फ्री समय हो तब उसमें कोई अलग चीज़ दी हुई है तो उसको उसमें नोट कर ले, लेकिन ऐसे न करें कि बार बार अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहे। बस एक चीज़ को सिलेक्ट कर ले और उसी को बार बार पढ़ें। उसी को बार बार पढ़ेंगे तो आपके जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब फंडा क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। फिर चाहे वो कितना भी घुमा के दे दे, आपने जो नहीं पढ़ा है ना उसको भी वो कर लेगा। जैसे कहने का मतलब आप उसकी तह तक पहुंच जाओगे। जैसे नॉर्मली होता है ना कि मैथ का जो विद्यार्थी होता है वो क्या करता है कि उसको मैथ का सूत्र याद हो गया, मैथ के विद्यार्थी को मैथ का सूत्र याद हो गया, ठीक है, याद हो गया। अब मैथ का सूत्र याद करने से अगर वो प्रश्न करने लगेगा तो मैथ का सूत्र याद करने से वो प्रश्न नहीं कर पाएगा। अब वो 2-4 प्रश्न करेगा तो फिर कुछ प्रश्न करने की उसको हिम्मत बंधेगी। सिर्फ 2-4 प्रश्न करने से वो हर प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, लेकिन वो लगातार एक्सरसाइज करेगा, लगातार प्रश्न करेगा, लगातार प्रश्न करेगा, तो फिर जब उसके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो वह उसको कर पाएगा, क्योंकि उसको क्या हो गया, बेस जो है वो उसके समझ में आ गया है। अब कैसा भी प्रश्न आए वो उस सूत्र को उसमें सेट कर देता है। कैसा भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी सवाल आए, वो उस सूत्र को उसमें सेट कर देता है। वैसे ही क्या है कि बार बार एक ही चीज को पढ़ने से ना उस चीज को हम अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर कम भी दी हुई है ना, कहीं मैटर कम भी दिया हुआ है तो वो समझाया हुआ होता है वहां, उस बात को समझने से हमारे वो कहानी समझ में आ जाती है। समझ में आने के बाद फिर हम क्या करते हैं, याद भी रहती है, फिर वो कैसे भी आए हम उसको समझ लेते हैं, और प्रश्न उससे संबंधित आएगा ना तो हम उसको समझ लेते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि वक्रोक्ति का मतलब ही ये है, इसके भेद ही ये है, तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें, जैसे हमारा जो वक्रोक्ति सिद्धांत है इसका पहला क्या है, जो भेद है वो वर्ण विन्यास वक्रता है। अब जब वर्ण आ रहा है और आपने मेरे वाला चार्ट देखा हुआ या चार्ट नहीं देखा हुआ, चलो छोड़ो, ठीक है ना, वर्ण विन्यास वक्रता आ रहा है, जब लिखा हुआ आ रहा है कि वर्ण विन्यास वक्रता, तो आप उसके अंदर समास है, प्रत्यय है, ठीक है ना, इन चीजों को कैसे ले सकते हो, कारक है या विशेषण है, सर्वनाम है। जब वर्ण की बात आ रही है तो इन चीजों को उसमें कैसे ले सकते हो, आपको तो उसमें क्या चीजें लेनी है, वर्ण ही लेने पड़ेंगे, कि वर्ण के कारण ही चमत्कार हो रहा है, वर्ण के कारण ही चमत्कार होगा। तो इससे संबंधित वो कुछ भी पूछ ली कि तैत है, द लय के वर्णों से चमत्कार उत्पन्न होता है, कै के साथ मैं का प्रयोग होता है तब चमत्कार होता है, और पै के साथ मैं का प्रयोग होता है, च के साथ यह का प्रयोग होता है तब इसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, इसमें रै ध्वनि की आवृत्ति होती है, ठीक है ना, रेफ युक्त वर्णों का प्रयोग होता है, इस तरह से प्रसाद गुण की अधिकता रहती है। इस प्रकार के पूछेगा तो वो रीति से संबंधित या वर्णों से संबंधित पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब अनुप्रास पूछेगा तो अनुप्रास किस में आएगा, पद वाले में कैसे आ जाएगा, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, इनके अंदर अनुप्रास कैसे आ जाएगा। अनुप्रास तो किस में आएगा, अनुप्रास तो वर्ण में आएगा, क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति, इसलिए वो वर्ण विन्यास वक्रता में ही आएगा। तो जब आप उसको समझ लोगे ना तो फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक आपको पढ़ने का तरीका, जैसे आपने बार बार एक ही चीज को पढ़ा, आप पढ़ा पद पूर्वार्ध वक्रता और पद परार्ध वक्रता, दो चीजें पढ़ी। व्याकरण के जितने भी बिंदु आएंगे, व्याकरण से संबंधित जितने भी उतार चढ़ाव हैं, जो भी नियम है वक्रोक्ति सिद्धांत में लगते हैं, वो सारे दो इनमें ही लग जाते हैं, वो सभी के सभी इन्हीं दो में ही लग जाते हैं। और इसमें भी मैं आपको बता दूं कि व्याकरण कहां से शुरू होती है, संज्ञा सर्वनाम वर्ण से शुरू होती है। वर्ण पहले में आ गया, वर्ण के बाद कहां से, संज्ञा से शुरू हो जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये पद पूर्वार्ध में आ जाएगा पहली, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण, यहां तक आ गया ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आप देखोगे लिंग विचित्रीय वक्रता, और उसके बाद आ जाता है लिंग विचित्र वृत्ति संवृत्ति, ये सारी चीजें उसी के अंतर्गत है। भाव विचित्रीय वक्रता ये पहले के अंदर आ जाएगा। आप जब उसको देखोगे ना, बार बार देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। अब वो जब जाके प्रबंध वक्रता की विशेषताएं पूछेगा, अगर वर्ण विन्यास वाली वक्रता प्रबंध में पूछेगा तो आप अलग से अपने आप निकाल दोगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रबंध में क्या होता है, रस है, वहां रस से संबंधित बातें पूछी जाएंगी। ठीक, इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। छोटी थी क्लास, थोड़ी सी बड़ी होगी जबरदस्ती। 10वीं सदी में जब आनंदवर्धन ध्वनि स्थापित हो चुका था, तब उसी समय कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में
दवनी सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत को खड़ा किया था। दवनी सिद्धांत का काल था 9वीं शती और वक्रोक्ति सिद्धांत का काल था 10वीं शती। ठीक है। वक्रोक्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाम्य ने किया था। वक्रोक्ति जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग भाम्य ने किया था। भाम्य वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं। ये पूछे गए हैं, पहले बता दूं आपको। भाम्य वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं। भाम्य ने लोकांति क्रांत गोचर लिखकर स्पष्ट किया कि लोक व्यवहार से भिन्न अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। भाम्य क्या लिखते हैं? लोकाति क्रांत गोचर लिखकर स्पष्ट किया कि लोक व्यवहार से भिन्न अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। तो ये जो लोकाति क्रांत गोचर किसने कहा? भाम्य ने। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। भाम्य वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का सर्वस्व या मूल मानते हैं। भाम्य वक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का सर्वस्व या मूल मानते हैं। भाम्य वक्रोक्ति के अभाव में अलंकारों का अस्तित्व भी नहीं मानते। भाम्य वक्रोक्ति के अभाव में अलंकारों का अस्तित्व भी नहीं मानते, क्योंकि अलंकारों में क्या होता है? अलंकारों में उक्ति टेढ़ी ही कही जाती है। ठीक है ना? सिर्फ वक्रोक्ति में नहीं, सभी में। किसी में वर्णों के माध्यम से टेढ़ापन होता है, किसी में शब्दों के माध्यम से और किसी में अर्थ के माध्यम से। ये भाम्य की पंक्ति, ये कुछ पंक्तियां हैं। ठीक है ना? भाम्य शेषा सर्वे वक्रोक्ति रण्यार्थो। भाम्य शब्दस्य किम वक्रता। आपको ये ध्यान रखना है कि शेषा सर्वेव वक्रोक्ति। अब शेषा सिर्फ इतना से याद रखना, सैषा सर्वेव भाम्य का है। शब्दस्य किम वक्रता भाम्य की पंक्ति है। बस भाम्य ने कहा कि वक्रोक्ति ही समस्त अलंकार प्रपंच है, इसके द्वारा यह अर्थ रमणीय होता है। भाम्य ने वक्रोक्ति वचन को अलंकारहीन मानकर वार्ता कहा है। पूछा जा चुका है पहले। भाम्य ने वक्रोक्ति वचन को अलंकारहीन मानकर वार्ता कहा है। वक्रोक्ति वचन को मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं, अगर बात समझ में नहीं मैं क्लियर कर देता हूं, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अलंकारहीन भी वक्रोक्ति के बिना अगर कोई वचन है तो उसे अलंकारहीन मानकर वार्ता मानते हैं। बिना वक्रोक्ति के अगर कोई वचन है तो उसे भाम्य ने हेतु, यह भी पूछा जा चुका है पहले, देख लेना चाहिए पेपर में। भाम्य ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना। ऊपर वाली बात क्लियर होगी ना, इसको मत देखना चाहिए आप। ये कुछ लिखने में ऊपर नीचे हो गया। ये कहने का मतलब ये है कि भाम्य ने कहा है वक्रोक्ति के बारे में कि अलंकारहीन वचन जो है उसको वार्ता कहा है, वो वक्रोक्ति नहीं हो सकता। अलंकारहीन वचन जो है वो वार्ता कहा है भाम्य ने। भाम्य ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना। भाम्य ने हेतु, सूक्ष्म और लेश को वक्रोक्ति के अभाव में अलंकार नहीं माना। दंडी क्या लिखते हैं? वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से पृथक मानते हुए इसे भाम्य की भांति विभिन्न अलंकारों का मूलाधार माना है। दंडी ने वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति से पृथक मानते हुए इसे भाम्य की भांति विभिन्न अलंकारों का मूलाधार माना है। दंडी श्लेष सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्ति से श्रेयम। अब श्लेष सर्वासु बस ये याद रख लेना, दंडी का और भाम्य का वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति के रूप में मानते हैं। ये बात पहले आ चुकी है, कोई समस्या नहीं है। दंडी क्या करते हैं? दंडी क्या बातें लिखती हैं? दंडी ने क्या बातें लिखी है?
दंडी लिखते हैं वक्रोक्ति एवं अतिशोक्ति को पर्याय माना है। दंडी ने वक्रोक्ति एवं अतिशोक्ति को पर्याय माना है, ठीक है ना। भामे ने भी माना है। श्लेष को वक्रोक्ति का आधार माना है। दंडी ने श्लेष को वक्रोक्ति का आधार माना है और वक्रोक्ति की सर्वालंकारता सिद्ध की है कि सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति ही है, ये दंडी कहते हैं। वामन ने क्या कहा? वामन ने इसको संकीर्ण बना दिया। उपमा प्रपंच के अंतर्गत एक विशिष्ट अलंकार अर्थालंकार मात्र माना है। एक विशिष्ट अलंकार या अर्थालंकार मात्र माना है। किसने? वामन ने उपमा प्रपंच के अंतर्गत एक विशिष्ट अलंकार, वामन ने क्या माना है? विशिष्ट अलंकार माना है। रुद्रट ने क्या माना है? शब्दालंकार मात्र माना है, ठीक है ना। तो इन्होंने इसके अर्थ को संकीर्ण कर दिया था। फिर आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति को खोई प्रतिष्ठा पुनः दी, ठीक है। फिर मम्मट विश्वनाथ वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। वक्रोक्ति को क्या माना है इन्होंने? अर्थालंकार माना है। फिर केशव जसवंत सिंह मतीराम भूषण, इन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकार माना है। चिंतामणि कुलपति मिश्र और भिखारी दास, इन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी ताकि कुछ तो आपको याद रह जाए कि कुलपति को चिंता, भिखारी के शब्दों की है, ठीक है ना। कुलपति को चिंता, भिखारी के शब्दों की है। तो कुलपति मिश्र, चिंतामणि और भिखारी दास ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है, ठीक है। अब चलते हैं रुयक। जो रुयक है, इन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों रूप में मानते हैं। वामन जो है वो वक्रोक्ति को लक्षणा का पर्याय माना है, वामन ने। अब देखो मैं आपको बता दूं, बड़ा ही आसान तरीके से गौर करके सुन लेना, कान खोल के सुन लेना। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है ना। ना पसंद आई तो अनलाइक कर देना, ठीक है। थारी मर्जी है भैया, जिया थारा जी करे विया कर दिया। मैं तो भैया आ जा पढ़ाने। अब सेवा मान लियो और चाहे जिया मर्जी मान लियो, क्योंकि यहाँ नहीं, हर इंसान आदत से मजबूर होता है। कुछ लोगों को अलग आदतें होती है, कुछ को कुछ आदत होती है, कुछ को कुछ आदत होती है। हमें अभी आदत पड़ गई, ये इसकी मतलब कहते हैं जैसे ये अच्छी आदत है वैसे तो, लेकिन आप जैसे मर्जी मान लो। हम तो कहेंगे अच्छी आदत क्या है, क्योंकि सारा समय इसी में निकल जाता है हमारा, तो ठीक है। बाकी चीज़ें कुछ भी हो ही नहीं पाती, लेकिन आदत पड़ गई है कि जब तक पढ़ाई नहीं, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, तब तक ऐसा लगता है कि आज का दिन तो बेकार चला गया। आज तो दिन का कोई मतलब ही नहीं है, आज तो दिन का कोई मतलब। अब इन्हीं दिनों छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टियां नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा बर्डन है। क्योंकि छुट्टियों में हमने सोच रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। चलो ठीक है, तो थारी मर्जी है तो भैया लाइक कर दे करो, ना है तो ना करे करो, ठीक है। लेकिन खुश रह करो और तैयारी करो डट गए, ताकि सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन करके मारो मज़ा। ये हमारा आशीर्वाद है। तो ये जो बातें बताइए, इनको मैं एक साधारण तरीके से बता दूं कि किसी ने माना है वक्रोक्ति को शब्दालंकार, किसी ने माना है अर्थालंकार, ठीक है ना। और किसी ने माना है दोनों ही, समझ गए। किसी ने माना है शब्दालंकार, किसी ने माना है अर्थालंकार। चल एक छोटा सा थाना चार्ट बना दूं। एक हुआ शब्दालंकार, ठीक है ना। दूसरा हुआ अर्थालंकार, ठीक है ना। दोनों, या दोनों लिख दूंगा चल जाएगा, या दोनों नाम लिखूं? शब्द व अर्थालंकार। समझाओ तो समझाए भैया, अब इतना नादान तो थे वो कौन नहीं। बाकी थारी मर्जी है, जबरदस्ती जमा ही कौन करूं मैं, मेरे अलावा। आप सागा मैं घनी जबरदस्ती करूं, शरीर घने क्या सो जा सो जा सो जा, पर सोंग को नीचे क्यों हो जाए, ठीक है। अब ये है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार की बात करें तो सबसे पहले शब्दालंकार किसने माना था? हम वामन की बात करते हैं, सबसे पहले वामन की बात करते हैं, फिर रुद्रट की बात करते हैं। तो रुद्रट पे आ जाते हैं। एक जो प्राचीन वाला बंदा है वो कौन है? रुद्रट है। इन्होंने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए
रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए इसके दो भेद कर दिए थे, एक था काकू वक्रोक्ति और दूसरा था श्लेष वक्रोक्ति। रुद्रट के बाद मैंने आपको बता ही दिया था कौन थे, ठीक है ना, कुलपति मिश्र, कुलपति को चिंता है भिखारी के शब्दों की, कुलपति को चिंता है भिखारी के शब्दों की, ठीक है ना। तो कुलपति मिश्र, चिंतामणि और भिखारी दास, समझ गए। अब आ जाओ अर्थालंकार। अर्थालंकार में फिर सबसे पहले हम लेंगे प्राचीन आचार्य, तो वामन आ जाता है, ठीक है ना। 2 नंबर पर इन्होंने अर्थालंकार मानते हुए, विशिष्ट अलंकार मानते हुए, केवल विशिष्ट अलंकार माना था वामन ने, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं केशव, फिर 3 नंबर पर आ जाते हैं केशवदास, फिर आ जाते हैं जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह ने क्या लिखा था, भाषा भूषण इन्होंने लिखा था क्या, तो भाषा भूषण वाले और भूषण और कौन सा, भूषण एक जैसे आ गए ना, और 5वां आ गया मतीराम। ये थे भाई हमारे अर्थालंकार वाले, ठीक है ना। केशवदास, जसवंत सिंह, भूषण और मतीराम। केशवदास दोनों अलग अलग आएंगे, चिंतामणि इधर आएगा, चिंतामणि इधर आ गया, आपको पता है क्योंकि ये ट्रिक में आ रहा है कि कुलपति को चिंता भिखारी के शब्दों की, ये इधर आ रहा चिंता, तो केशव को याद रख लेना, केशव उधर जाएगा, क्योंकि दोनों प्रवर्तक की लड़ाई में शामिल रहे, वो कहता मैं प्रवर्तक हूं, वो कहता मैं प्रवर्तक हूं रीतिकाल का। तो ये केशवदास जी इधर आ गए अर्थालंकार में। अब केशवदास के साथ आगे जसवंत सिंह, केशवदास के साथ आगे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की रचना क्या नाम था, भाषा भूषण। भूषण से हमें याद आ जाएगा भूषण महाराज, और फिर मतीराम आ जाएगा। शब्द व अर्थ दोनों ये थे रुयक। ये कौन थे, रुयक, जिन्होंने शब्द व अर्थालंकार दोनों माने थे। रुयक। अब एक भेद और आ जाता है, लक्षणा का पर्याय। अब लक्षणा का पर्याय किसने माना था वो भी देख लेते हैं। लक्षणा का पर्याय माना था वामन ने। लक्षणा का पर्याय माना था वामन ने। वामन ने लक्षणा का इसे पर्याय माना था। तो ये ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो। मुझे लग रहा है याद हो गया होगा। अर्थालंकार, शब्दालंकार, और इसके चक्कर में आप ज़्यादा नहीं फंसोगे। इजी करवाया मैंने अपनी तरफ से, फिर थारी मर्जी है भैया। अब लाइक तो बने है, बाकी थारी मर्जी है। यही अगर थे बोला कंजूस हो तो बात बात अलग है। अजय तो मास्टर बने को नहीं, पहले कंजूस हो गया। मास्टर तो भी बहुत बदनाम है कंजूसी वास्ते। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि उन्होंने दवनी संप्रदाय के विरोध में, आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण, आनंदवर्धन की प्रशंसा के कारण ही कुंतक को इतना बल मिला कि उन्होंने दवनी संप्रदाय के विरोध में वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना करते हुए वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित कर दिया था। ठीक है, कुंतक ने वक्रोक्ति को विचित्र कथन कहा है। वक्रोक्ति को क्या कहा है प्यारे बच्चों? विचित्र कथन कहा है। तभी तो प्रत्येक चीज में आया है कि वर्ण विनाश वक्रता, ठीक है ना, रूढ़ि विचित्रीय वक्रता, कारक विचित्रीय वक्रता, ठीक है ना, लिंग विचित्रीय वक्रता, पुरुष विचित्रीय वक्रता, विचित्रीय विचित्रीय विचित्रीय। तो विचित्र कथन मतलब अलग कथन, टेढ़ा कथन। वर्ण विन्यास वक्रता को अलंकार संप्रदाय में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना, वर्ण विन्यास वक्रता जो है को अलंकार संप्रदाय में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है। पद परार्ध वक्रता को प्रत्यय वक्रता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। पद परार्ध वक्रता को, बाद की बात आ रही है। पद परार्ध मतलब बाद का पद, बाद में पद लगने से अगर वक्रता आती है तो मतलब प्रत्यय लगने से। जो पद परार्ध वक्रता होती है उसमें प्रत्यय लगने से काव्य में वक्रता आती है। जैसे पीयू से कोई संदेशड़ा हे भवराए काव संदेशड़ा, संदेशड़ा लगने प्रत्यय लगने से ही वक्रता आ गई थी। पद परार्ध वक्रता है, ठीक है ना। प्रबंध वक्रता, प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये इसलिए माना है इसको क्योंकि इसमें क्या होता है, रस,
का समन्वय रहता है, प्रबंध में रस का समन्वय रहता है, और रस हम जानते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रदाय है और नंबर 1 संप्रदाय है। प्रवृत्ति विद्वानों ने वक्रोक्ति को मात्र एक शब्दालंकार ही माना है। बाद के जितने भी विद्वान रहे सभी ने इनको केवल शब्दालंकार ही माना है। आनंदवर्धन और टीकाकार अभिनव गुप्त ने, आनंदवर्धन और उनके टीकाकार अभिनव गुप्त ने वक्रता विषयक भाम्य की अवधारणा की पुनरावृत्ति की। आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति की खोई प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। आनंदवर्धन और उनके टीकाकार अभिनव गुप्त, इसका क्या मतलब है? अभिनव गुप्त टीकाकार, क्योंकि आनंदवर्धन की रचना का नाम था ध्वन्यालोक, ठीक है ना। आनंदवर्धन की रचना का नाम था ध्वन्यालोक और अभिनव गुप्त ने उनकी ध्वन्यालोक की टीका लिखी थी ध्वन्यालोक लोचन। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन, और नाट्य शास्त्र की भी उन्होंने टीका लिखी थी अभिनव भारती, ठीक है। आनंदवर्धन की दृष्टि में वक्रोक्ति वह है जिसके द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता है। याद रख लेना, आनंदवर्धन की दृष्टि में वक्रोक्ति वह है जिसके द्वारा अर्थ चमत्कृत हो उठता है। वक्रोक्ति में रस को उसका जीवनदायक स्वरूप प्राप्त होता है। वक्रोक्ति में रस को उसका जीवनदायक रूप प्राप्त होता है। वक्रोक्ति सिद्धांत भाव तत्व और कला तत्व दोनों पर आधारित है। वक्रोक्ति सिद्धांत जो है ना, इसको देखकर अगर कोई ऐसा कहे कि भई ये अलंकार पर आधारित है तो नहीं, या कला तत्व पर आधारित है तो नहीं, ये भाव तत्व और कला तत्व दोनों पर आधारित है। वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में कलावाद की प्रतिष्ठा हुई थी। वक्रोक्ति सिद्धांत के द्वारा ही सर्वप्रथम भारतीय काव्यालोचन के इतिहास में कलावाद की प्रतिष्ठा हुई थी। याद रखना, काव्य कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत भी नहीं हुआ। काव्य कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत भी नहीं हुआ। राजवंश सहाय हीरा क्या लिखते हैं? भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य सिद्धांतों में नहीं मिलता। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त, अकेले ध्वनि के अतिरिक्त, ये ध्वनि को अलग करते हैं सिर्फ, भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य सिद्धांतों में नहीं मिलता। राजवंश सहाय हीरा केवल ध्वनि को छोड़कर सबसे बेस्ट इसको मान लेते हैं। कुंतक के सिद्धांतों का खंडन करने वाले 2 व्यक्ति थे, महिम भट्ट जिनका व्यक्ति विवेक था, जिनकी रचना का नाम क्या था? व्यक्ति विवेक, ठीक है ना। विश्वनाथ जिनकी रचना का नाम था साहित्य दर्पण। ये कुछ पंक्तियां हैं, इनकी ऐसे ही आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे क्या है, आपको याद करना आसान हो जाएगा। मैं इनको इसी तरीके से याद कराऊंगा कि भामय, ये है भामय, ठीक है। भामय, भामय का क्या है? शेषा सर्वेव शब्दस्य और लोकातिक्रांत गोचर, ये सारी चीजें पहले करवा चुका हूं। शेषा सर्वेव शब्दस्य और लोकातिक्रांत गोचर, यहां इनको पूरा पढ़ाने के बजाय मैं सिर्फ इतने शब्द लेकर आया हूं ताकि आप इनको देख सको और याद रख सको भी। आप इसको चित्र को अगर देखोगे ना तो भी आपको लगेगा कि सबसे ऊपर ऊपर क्या था? शेषा था, और शेषा किसका आता है? भामय ऊपर ऊपर, फिर शब्दस्य था, और फिर क्या था? फिर उसके बाद ये लोकाति था। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये याद हो जाएगा। ये चित्र जो है आप अपने मन में रखना, शेषा, शब्दस्य और लोकाति। फिर आते हैं दंडी महाराज। फिर कौन आते हैं? दंडी महाराज आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर वामन आ जाते हैं। फिर कौन आते हैं? वामन। वामन क्या लिखते हैं? देखो, दंडी श्लेष सर्वासु पुष्णाति। दंडी ने क्या कहा था कि वक्रोक्ति का आधार श्लेष है, ऐसा कहा था ना। तो ये देख लो, दंडी ने कहा था कि वक्रोक्ति का आधार श्लेष है, ये देख लियो आपके सामने पड़ा है। वामन ने क्या कहा था? लक्षणा। वामन ने क्या कहा था? लक्षणा का पर्याय माना था, वक्रोक्ति को लक्षणा का पर्याय माना था। ये देखो लक्षणा लिखा पड़ा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा लेना। सादृश्याश्रात एक समान है। फिर आते हैं कुंतक महाराज। ये है कुंतक महाराज। क्या है? कुंतक। उभावे ताव लंकार्यो त्यो पुनर्लंकृति। उभावे, उभावे आ जाए, विचित्रा विभा आ जाए, और शब्दार्थों सहित। अब देखो ये वाली जो है शब्दार्थों सहित वक्र व्यापार सालनी। अब वक्र व्यापार सालनी, वक्र कवि व्यापार सालनी, वक्र कवि, वक्र से वक्रोक्ति,
और वक्र कवि व्यापार सालनी वाले इतनी बार परिभाषा पढ़ चुके थे, किसके, कुंतक की है, कोई समस्या नहीं, याद रह जाएगी। अब इसमें क्या है, विचित्र। अब विचित्र का विचित्र कथन किसने कहा था, वक्रोक्ति को विचित्र कथन या विचित्र कथन को वक्रोक्ति किसने कहा था, कुंतक ने। विचित्र कथन तो बहुत ही भंगी बणीती भंगी बणीती भंगी बणीती ऐसा शब्द आएगा, आपसे पूछा जाएगा भंगी बणीती, ठीक है ना, तो वही विचित्र कथन है। और ये देख लेना विचित्रा विभेदा, ये याद रख लेना, विचित्र कथन कुंतक का है। और उभाव, उभाव मतलब उभ्य, उभ्य का मतलब दोनों चीजें कौन सी, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों में जहां चमत्कार होता है वो वक्रोक्ति होती है। शब्द के माध्यम लाइट चली गई थी थोड़ी सी। हम बात कर रहे थे भाम्य की। ये जो परिभाषाएं हैं इनको देखोगे ना तो देख के बस खाली आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको देख के ही आपको याद रह जाएगा कि भाम्य का क्या है, भाम्य का क्या है, सहिषा सर्वैव, भाम्य का शब्दस्य किम वक्रता, भाम्य लोकातिक्रांत गोचर, ठीक है। अब आती है बात दंडी की। दंडी की क्या है, श्लेष सर्वासु पुष्णाति। दंडी से हमें याद रखना चाहिए कि दंडी ने क्या कहा था कि वक्रोक्ति का आधार श्लेष है, श्लेष नाम आ गया, दंडी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास वामन, ठीक है ना। वामन ने क्या कहा था, सादृश्य श्रेयात लक्षणा वक्रोक्ति। लक्षणा वक्रोक्ति मतलब लक्षणा का कहा था, लक्षणा का पर्याय वामन ने माना था, वक्रोक्ति को लक्षणा का पर्याय माना था। तो वामन और लक्षणा इस तरह से याद रह जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुंतक। कुंतक की कौन, कुंतक हमें याद रखना जरूरी है, यह है कुंतक। कुंतक ने क्या कहा, उभावा तेवा लंकार्यो तेव पुनरलंकृति। कुंतक विचित्रा विचित्रे व विविधा वक्रोक्ति जर उच्यते। कुंतक शब्दार्थो सहितो वक्र व्यापार शालिनी, वक्र कवि व्यापार शालिनी। कुंतक वक्रोक्ति है प्रसिद्धा विधान व्यतिरेकिणी, व्यतिरेकिणी मम्मट। उसके बाद आते हैं हमारे पास मम्मट। यदु भक्त मन्य था वाक्य नमथा योज्यते श्लेषणे काका व शेयासा वक्रोक्तिस्था द्विधा, ठीक है ना, ये चीजें आ गई। अब अपने को इसको कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है कि भाम्य का शेषा सर्वेशा, भाम्य का शब्दस्य, भाम्य का लोकातिक्रांत का चर, दंडी का श्लेष, वामन का लक्षणा, कुंतक का उभावा तावलंकार्यो। उभावा, उभावा उभ्य, उभ्य से तात्पर्य है शब्द व अर्थ दोनों। तो काव्य में जो चमत्कार है वो शब्द अर्थ दोनों की, ठीक है ना, दोनों में ही होता है, इसलिए ये उभ्य बताया गया है। विचित्र, विचित्रा विविधा, विचित्र की बात करेंगे तो जो कुंतक है उसने वक्रोक्ति को विचित्र कथन कहा है, विचित्र कथन, वक्रोक्ति को विचित्र कथन कहा है। तो विचित्र की जहां भी बात आएगी या जहां भंगी बणीती की बात आएगी वहां कुंतक का ही कथन होगा। शब्दार्थों सहितो वक्र व्यापार सालनी, इसको हम काव्य की परिभाषा के रूप में बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमें याद होना चाहिए, नहीं हो तो भी वक्र कवि व्यापार, वक्र, वक्र से वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है, कुंतक का। तो ये जो पंक्ति है ये कुंतक की रहेगी। वक्रोक्ति प्रसिद्धाभिधान, वक्रोक्ति आ गया कुंतक का, प्रसिद्धाभिधान व्यतिरेकिणी। मम्मट का यदु भक्त मन्य मथा, वाक्य मन्यथा, ये मैं से आप याद रख लेना, मन्यथा मम्मट, मन्यथा मम्मट, मन्यथा मम्मट, बस इस तरह से याद रख लेना, वहां कहीं न कहीं कोई न कोई तिकड़ बैठ जाएगी। अब बात करते हैं समन्वय की। यह पूछा जाता है, पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। वर्ण विन्यास वक्रता में किसका होता है समन्वय, रीति के गुणों का और इसके अलावा यमक का और इससे अधिक अनुप्रास का, ठीक है ना, इनका समन्वय रहता है। वर्ण से कुंतक का तात्पर्य व्यंजन से है, वर्ण से कुंतक का तात्पर्य क्या है, व्यंजन से है। पद पूर्वार्ध वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता में शब्दालंकारों का, पद परार्ध वक्रता में शब्दालंकारों का और साथ में प्रत्यय का, साथ में इसमें क्या रहेगा, प्रत्यय का। पद परार्ध वक्रता में महत्वपूर्ण इसको प्रत्यय वक्रता भी कहा गया है। वाक्य वक्रता में अर्थालंकारों का,
ठीक है ना। प्रकरण वक्रता में ध्वनि का, प्रबंध वक्रता में रस का। और भेद कितने हो गए? ये भेद हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 भेद कुंतक ने किसके? वक्रोक्ति के ये 6 भेद किए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद प्रार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। ठीक है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य का जीवित तत्व मानते हैं, अर्थात प्राण मानते हैं। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति को काव्य का जीवित तत्व मानते हैं, अर्थात प्राण मानते हैं। संस्कृत के मनुष्यों ने वक्र शब्द का प्राचीनतम प्रयोग अथर्ववेद में किया था, अथर्ववेद में खोजा है। अयम यो वक्रो विप्रु, ये बस ठीक, कोई ज्यादा नहीं है। महाकवि कालिदास ने भी वक्र शब्द का प्रयोग किया था। और महाकवि बाणभट्ट ने भी वाक्छल तथा चमत्कारपूर्ण कथन के संदर्भ में किया है। क्रीड़ालाप परिहास, इस संदर्भ में महाकवि बाणभट्ट ने भी वक्रोक्ति का कथन किया है। आचार्य भामह ने क्या कहा है? वक्रताहीन कथन को भामह काव्य न मानकर वार्ता मात्र मानते हैं। ये जो पहले बात आई थी हमारे समझ में नहीं आई थी, मतलब मैंने समझाने का प्रयास किया था। वक्रताहीन कथन को भामह काव्य न मानकर वार्ता मात्र मानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, पहले काफी बार पूछा जा चुका है कि वक्रताहीन वचन को किसने काव्य न मानकर वार्ता कहा है। ठीक है ना। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा ना कि बातों का संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, और वो कहते हैं कि इनके निबंधों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कम बुद्धि के पाठकों के लिए लिखे गए हैं। रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए उसके 2 भेद किए। रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हुए उसके 2 भेद किए थे। ठीक है, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। रुद्रट ने वक्रोक्ति को वह रूप प्रदान नहीं किया जो भाम्य और दंडी द्वारा उसे प्राप्त हुआ था। रुद्रट ने वक्रोक्ति को वह रूप प्रदान नहीं किया जो भाम्य और दंडी द्वारा उसे प्राप्त हुआ था। भाम्य और दंडी द्वारा, बार बार बता रहा हूं, उसे व्यापक रूप मिला था। ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि वक्रोक्ति जो है वो सभी अलंकारों की मूल है, लेकिन रुद्रट ने इसका संकीर्ण अर्थ जो है वो इसको दिया था, अर्थात इसकी जो व्यापकता है उसको संकुचित कर दिया था रुद्रट ने, और इसे केवल शब्द अलंकार मात्र मान लिया था। दंडी ने समस्त वाम्य के 2 भेद किए हैं, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। ठीक है ना। समस्त काव्य जो है उसके 2 भेद किए हैं दंडी ने, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। ठीक है ना। द्विधा भिन्नम स्वभावोक्ति वक्रोक्ति से वाड़म्य। ठीक है ना। द्विधा, ये याद रख लेना, द्विधा स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति से, ये पद याद रह जाएगा, क्योंकि दंडी ने ही समस्त वाड़म्य के 2 भेद किए, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। आचार्य भोज ने दंडी द्वारा वक्रोक्ति के किए गए 2 भेदों के अतिरिक्त 1 भेद और कर कुल 3 भेद किए हैं, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति। ठीक है ना। वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति, समझ में आ गया। रुद्रट ने वक्रोक्ति के 2 भेद किए, काकू वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। दंडी ने 2 भेद किए, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति। ये काव्य के हैं। रुद्रट ने जो किए हैं ये वक्रोक्ति के 2 भेद हैं, और रुद्रट ने जो किए हैं ये किसके भेद है? रुद्रट ने जो किए हैं ये वक्रोक्ति के भेद हैं, और दंडी ने जो किए हैं ये समस्त वाड़म्य के, समस्त काव्य के भेद हैं। आचार्य भोज ने जो किए हैं वो वक्रोक्ति के किए हैं, वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति और रसोक्ति। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, रस और वक्रोक्ति का वही संबंध स्वीकार किया है जो संबंध रस एवं ध्वनि का है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, रस और वक्रोक्ति का वही संबंध स्वीकार किया है जो संबंध रस एवं ध्वनि का है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस और वक्रोक्ति का वही संबंध स्वीकार किया है जो संबंध रस एवं ध्वनि का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वक्रोक्ति सिद्धांत की आलोचना की और उसे चमत्कार प्रदान स्वीकार किया।
शुक्ल के अनुसार स्वभावोक्ति व वक्रोक्ति में कोई भेद नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वक्रोक्ति सिद्धांत की आलोचना की और उसे चमत्कार प्रधान स्वीकार किया कि उसमें क्या है, चमत्कार को प्रधानता दी गई है, ऐसा शुक्ल ने स्वीकार किया। और शुक्ल ने ऐसा कहा कि स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में कोई भेद नहीं है, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में कोई भेद नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि वक्रता काव्य का प्राण नहीं पर वह उसका भारी व्यक्तित्व अवश्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि वक्रता जो है वो काव्य का प्राण नहीं है पर उसका भारी व्यक्तित्व अवश्य है। डॉक्टर नगेंद्र वक्रोक्ति के संबंध में क्या लिखते हैं, पूरी बात है यहाँ। भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त, भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य का नहीं है। यही बात राजवंश सहाय हीरा ने लिखी थी। यही बात हम पीछे पढ़कर गए थे, या तो इस वीडियो में थी या दूसरी वीडियो में थी। राजवंश सहाय ने लिखी थी कि भारतीय काव्य शास्त्र के इतिहास में ध्वनि के अतिरिक्त इतना व्यवस्थित विधान किसी अन्य काव्य का नहीं है और काव्य कला का इतना व्यापक एवं गहन विवेचन तो ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत भी नहीं हुआ। वास्तव में काव्य के वस्तुगत सौंदर्य का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण केवल हमारे काव्य शास्त्र ही नहीं, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में भी दुर्लभ है। कितनी बार जाएगी यार। ये लाइट जा जा के मामला खराब हो गया, सारा तालमेल टूट जाता है, क्या करें। वक्रोक्ति का प्रयोग, वक्रोक्ति का प्रयोग है प्रथम अर्थ में सामान्य चमत्कार या अतिशोक्ति के रूप में भाम्य ने किया, सामान्य चमत्कार या अतिशोक्ति के रूप में भाम्य ने किया। दूसरे अर्थ में काव्य की आत्मा के रूप में कुंतक ने किया। तीसरे अर्थ में केवल अलंकार के रूप में। कहने से तात्पर्य है वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग जो है वो तीन अर्थों में माना जाता है प्रमुख रूप से। पहला सामान्य चमत्कार या अतिशोक्ति के रूप में, सामान्य चमत्कार या अतिशोक्ति के रूप में भाम्य ने किया। प्रमुख रूप से भाम्य ने 2 नंबर पर हमारे पास दंडी आ जाएंगे, ठीक है ना। दूसरे अर्थ में काव्य की आत्मा के रूप में, काव्य की आत्मा के रूप में कुंतक ने किया था। तीसरे अर्थ में केवल अलंकार के रूप में जो प्रवृत्ति आचार्य थे, बाद के जो आचार्य थे उन्होंने सिर्फ अलंकार के रूप में किया था, लेकिन कुंतक से पहले भी कुछ लोगों ने किया था, लेकिन बाद में अब अलंकार ही रह गया शेष। वक्रोक्ति सिद्धांत में कवि कौशल एवं काव्य सौंदर्य दोनों का ही समावेश हो जाता है। बस ये बात थोड़ा सा गौर कर लेना। वक्रोक्ति सिद्धांत में क्या है प्यारे बच्चों, कवि कौशल और काव्य सौंदर्य दोनों का ही समावेश हो जाता है। वक्रोक्ति सिद्धांत में कवि कौशल एवं काव्य सौंदर्य दोनों का ही समावेश हो जाता है। वक्रोक्ति के सभी प्रकारों में प्रबंध वक्रता सर्वाधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। वक्रोक्ति के सभी प्रकारों में प्रबंध वक्रता, ठीक है ना, अंतिम वाला है ना जिसमें रस का समन्वय होता है, वो वाला सर्वाधिक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण है। कवि की प्रतिभा का निकष प्रबंध वक्रता ही है। ठीक है भैया, फर्स्ट ग्रेड वालों का तो पेपर जाएगा वो हो लगता है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड वालों के लिए 8000 किताब है अपनी, वस्तुनिष्ठ है, सार संग्रह है, समय रहते खरीद ले, बड़ी ही काम आने वाली है। 8000 इसमें प्रश्न है और 2-3 हज़ार मैं और करवा दूंगा। 12-13 हज़ार प्रश्नों का आपके पास बैठ जाएगा सिस्टम और बढ़िया आनंद रहेगा। ये वरिष्ठ अध्यापक वालों के लिए टेस्ट सीरीज है केवल 149 रुपये में। 150 वीडियो टेस्ट मिलेंगे। अभी ऐप खोल कर देख लेना, आपको 125 के लगभग वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो किस प्रकार के हैं ये आप इसी चैनल पर कुरुक्षेत्र के वीडियो है, 5 या 6 वीडियो डाल रखे हैं मैंने, वो देख लेना। श्रद्धा के डाल रखे हैं और बाकी और प्रयोगवाद है, आदिकाल है, मैराथन है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, ढूंढनी नहीं पड़ती। यहाँ क्या थोड़ा ढूंढना पड़ता है। और मेरी वीडियो देखते थे या कोई देख कुछ और देखना आपने होता है रस सिद्धांत, और वहाँ देखने आप रीले लग जाते हो या कोई फिल्म का सीन देखने लग जाते हो।
ऐप का ये फायदा रहता है कि वहाँ सारी क्रम से आप लगातार, आप आदिकाल से चल रहे हो, आपका आदिकाल का वीडियो खत्म हुआ, दूसरा आदिकाल, और फिर दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा, इस तरह से लगातार आपका क्रम चलता रहता है। 150 रुपये लगने हैं, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, मुझे तो लग नहीं रहा। और अभी आप करवा लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, बाद में ये थोड़ा सा हो सकता है महंगा हो जाए, ठीक है।